बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 19 कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आज हमने लास्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, वी डू नॉट नोटिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके सराउंडिंग में वेव पैटर्न एग्जिस्ट करता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि पिच्ड क्रिकेट बॉल, जिसका मतलब है कि एक मूविंग क्रिकेट बॉल के सराउंडिंग में आपको वेव पैटर्न नजर क्यों नहीं आता। इसकी रीजन ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसके मास की वैल्यू बड़ी हो तो उससे रिलेटेड जो वेव पैटर्न बनता है वो बहुत बहुत स्मॉल वेव पैटर्न होता है, क्योंकि डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ और मैस की रिलेशनशिप वाली इक्वेशन है वो है लैम्डा इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय mv। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो जैसे जैसे मैस इंक्रीज होगा वेवलेंथ की वैल्यू उसी तरह उसी रेशो से छोटी होती जाएगी। सो अगर आप पिच क्रिकेट बॉल मींस मूविंग क्रिकेट बॉल के मैस को देखें तो वो बिगर मैस है। सो इससे रिलेटेड जो वेव पैटर्न बनेगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, सो वो आपके लिए डिटेक्टेबल नहीं होगा। एक्चुअली ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फिनोमिना प्रोमिनेंट हो जाता है जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मूव करते हैं, क्योंकि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मैसेज बहुत बहुत शॉर्ट होते हैं। सो जब उनके मैसेज कम होते हैं तो वेवलेंथ बिगर हो जाती है, सो उसको आप मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब आप पिच क्रिकेट बॉल की रीजन देंगे तो आप यही बताएंगे कि डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। सो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with moving objects is lambda equals to 8 divided by mv। अब इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ and mass inversely proportional है, so this implies wavelength is inversely proportional to mass. So pitched cricket ball has greater mass and smaller wavelength which is difficult to observe। सो डियर स्टूडेंट, ये तो एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको आपने बड़े आसानी से समझकर लिख लिया। अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव द सेम एनर्जी विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगेन ये क्वेश्चन हमें डी ब्रॉगली से ही लिंक्ड नजर आता है, क्योंकि इसमें भी आपको डिफरेंट पार्टिकल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है, फिर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इन 4 पार्टिकल्स का जिक्र है और इन चारों पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो सेम है।
फिर आप ये बताएं कि अगर ये सेम एनर्जी है तो फिर ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इनको रिलेट करें तो किस पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। अगर आप मैसेज पर गौर करें तो इलेक्ट्रॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन चारों पार्टिकल के मैसेज कुछ इस तरह से हैं। इन मैसेज की वैल्यूज को अगर हम देखें तो सबसे जो हैवी पार्टिकल है इसमें वो आपका अल्फा पार्टिकल है। सो मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल सबसे हैवी होता है उसकी वेवलेंथ ऑब्वियसली शॉर्टर वेवलेंथ बन जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये भी स्टेटमेंट में बताया गया है कि सब पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है, सो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और उसकी इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी एंड मास ये तीनों वेरिएबल्स हमें नजर आएं और इन वेरिएबल्स को फिर देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि किस पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। सो डियर स्टूडेंट, पहले हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं और उससे हम फाइंड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल सबसे शॉर्ट वेवलेंथ कैरी करेगा, फिर हम अपने आंसर में उसको इंक्लूड कर लेंगे। सो एक्सप्लेनेशन में अगेन आप रेफरेंस यूज करेंगे डी ब्रॉगली का ही। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली wavelength is h divided by mv। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें क्योंकि आपको वेवलेंथ और मास का रिलेशनशिप तो मिल रहा है, लेकिन क्योंकि उसने एनर्जी का जिक्र किया है क्वेश्चन में, तो हमें अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके एनर्जी के अकॉर्डिंग भी लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ a particle is half mv square। अब आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में mass into velocity का फैक्टर है, सो इस इक्वालिटी में हम m into v के फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन बनाएंगे। वो कुछ इस तरह बनेगी। अब आपके पास राइट हैंड साइड पर m इंटू वी स्क्वायर है, सो आप इस राइट हैंड साइड को m से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह राइट हैंड साइड पर चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आपको m इंटू वी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नजर आ रही है, m स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ये वाला m जो डिनोमिनेटर में है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर अगर शिफ्ट करें तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब आपके पास m स्क्वायर वी स्क्वायर तो आ गया, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, m इंटू वी। सो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों साइड्स का, राइट और लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट करें, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी m इंटू वी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास इन द रूट। सो आप ये वाली मास इंटू वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशनशिप बनेगा बाय पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 8 divided by 2 into kinetic energy into m। और इस रिलेशनशिप से आपने अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो भी पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है, वो कुछ इस तरह मूव कर रहे थे कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम थी। अगर किसी का मास ज़्यादा था तो वो स्लो चल रहा था, मास कम था तो वो तेज चल रहा था। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमारे पास मास और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप बनेगा, बाय कीपिंग एनर्जी सेम आपका रिलेशनशिप होगा लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
अगर वेवलेंथ और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स गिवन हैं, चाहे उनकी एनर्जी सेम है, तो फिर अब हम कंपैरिजन बड़े आराम से कर सकते हैं वेवलेंथ और मास का। सो हमारे पास गिवन पार्टिकल में सबसे हैवी पार्टिकल था कौन सा? अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा पार्टिकल सबसे हैवी है, सो सबसे ज्यादा मास जिसका होगा उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी। सो हमारा आंसर होगा अल्फा पार्टिकल has shortest wavelength। ये आपने पहले ये लिखकर उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों, अगर सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम थी तो फिर क्यों अल्फा पार्टिकल के पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव, व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। आप ये बताएं कि कब आप कहेंगे कि अब लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है और अब ये एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। हमने प्लैंक्स एनर्जी वेवलेंथ इक्वेशन पढ़ी थी, E = 8c/λ। इस इक्वेशन में अगर आप एनर्जी और वेवलेंथ को आपस में रिलेट करें तो जिस पार्टिकल की एनर्जी बहुत बहुत कम होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो वो वाले फोटॉन्स जिनकी एनर्जीज बहुत कम होती हैं उनकी वेवलेंथ उतनी ही प्रोमिनेंट होती जाती है। आपने स्पेक्ट्रम में भी देखा था कि वो वाले फोटॉन्स या वो वाला पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां पर वेवलेंथ बहुत बिगर है वहां पर पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ही कम है। सो अगर आपके पास पार्टिकल्स लो एनर्जी वाले होंगे तो उनकी वेव प्रॉपर्टी बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगी। So low energy particles या low energy photons will have higher wavelength, so उनकी wavelength बहुत ही prominent होगी। तो आप फिर इस स्टेट में जब लाइट मूव करेगी तो उसके बिहेवियर को एज अ वेव स्टडी करेंगे। लेकिन वो वाले लाइट फोटॉन्स जिनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स रे फोटॉन है या गैमा रे फोटॉन्स हैं तो इनकी एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हैं। सो जब एनर्जीज बहुत ज्यादा होंगी तो वेवलेंथ बहुत ही छोटी हो जाएगी। सो इस स्टेज पर जब आप लाइट को देखें तो आप उसके पार्टिकल बिहेवियर को ज्यादा प्रोमिनेंट देख सकते हैं। सो सिंपली वो वाले लाइट फोटॉन्स जिनकी एनर्जीज कम हैं उनका वेव फिनोमेना प्रोमिनेंट होगा और ऐसे फोटॉन्स की हेल्प से आप इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इन फिनोमेनास को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे। और वो वाले लाइट फोटॉन्स जिनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं उनका वेव फिनोमेना या वेव पैटर्न इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता, तो वो बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल। सो आप एक्सरे फोटॉन, गैमा रे फोटॉन को यूज कर रहे थे कहां पर? कॉम्पटन इफेक्ट में, पेयर प्रोडक्शन में, और आपने हाई एनर्जी फोटॉन ही यूज किया था फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इन सारे फिनोमेनाज में आपने देखा था कि लाइट एज अ पार्टिकल कोलिजन के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही थी। इन सब फिनोमेनाज में इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच में आपने पार्टिकल कोलिजन को डिस्कस किया था। सबसे पहले आप इसमें रेफरेंस दे दें प्लैंक्स इक्वेशन का। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन E = 8c/λ, और इससे आप कंक्लूड करेंगे कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब आप लाइट एज अ वेव का फिनोमेना कब ऑब्जर्व करेंगे? व्हेन
light photons, when light photon has small energy, when light photon has small energy like 10 to power minus 10 electron volt, then it is difficult to observe it as a quanta, जिसका मतलब था एज अ पार्टिकल बिहेवियर, आप उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे जब एनर्जी इतनी कम होगी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज अ क्वांटा. और आपने जो फिनोमिनाज ऑब्जर्व किए थे जिनमें वेव फिनोमिना आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आया था, उनकी एग्जाम्पल्स क्या थी? वो थे आपके पास इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और फिर आपने रिफ्रैक्शन भी देखा था. इन सब फिनोमिनाज में, इंटरफेरेंस में, डायफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में लाइट कैसे बिहेव करती है? लाइट एज अ वेव बिहेव करती है. इन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लाइट बिहेव एज अ वेव, और आपके पास लो एनर्जी फोटोन होने चाहिए. अब आप जब लाइट एज अ पार्टिकल डिस्कस करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली लाइट फोटोन की एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए. व्हेन लाइट फोटोन हैज ग्रेटर एनर्जी, like 1 mega electron volt, like 1 mega electron volt, then it is observed as a particle. और वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें आपने एज अ पार्टिकल लिया था? इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आपने पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट, एंड देन आपने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा. इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि इन सब एक्सपेरिमेंट्स में लाइट को हमने एज अ पार्टिकल ट्रीट करवाया था. और आपने फर्स्ट ईयर में जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब लाइट स्लिट्स में से पास करती है तो वहाँ डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के पैटर्न को आपने स्क्रीन के ऊपर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में ऑब्जर्व किया था. और वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना था जिसकी वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बने थे. और ये सब इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वाले फिनोमिनाज तब ही ऑब्जर्व होते हैं जब लाइट एज अ वेव बिहेव करती है. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 25. अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. डियर स्टूडेंट, आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है. आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट यूज करके डिफरेंट स्मॉल साइजेस के ऑब्जेक्ट्स को आप मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन बीम को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर के थ्रू बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं, फोकस करवाते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही हायर वेलोसिटी के साथ मूव करता है
तो इसकी वेवलेंथ फर्दर शॉर्ट होती जाती है, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। अगर आप इस इक्वेशन में वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा और ज़्यादा शॉर्ट होता जाएगा। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके उसके वेवलेंथ को बहुत ही शॉर्ट कर लेते हैं, और इस शॉर्ट वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करके हम स्पेसिमेन की बहुत ही अच्छी मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस मैग्नीफिकेशन के साथ साथ उस इमेज की रिजॉल्विंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई तो कर लें, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको क्लियर नज़र ना आए, तो इसका मतलब होता है कि इमेज मैग्नीफाई तो हो गया है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाई, वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये दोनों काम, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से स्पेसिमेन की बहुत ही अच्छी मैग्नीफाइड इमेजिंग आपको मिलती है, और उस मैग्नीफाइड इमेज के अंदर हर माइनर डिटेल आप बहुत ही अच्छी तरह देख सकते हैं। एक तो एडवांटेज ये है कि ये हमें हाई मैग्नीफिकेशन देता है और हाई रिजॉल्विंग पावर भी देता है। इसके अलावा आप किसी भी स्पेसिमेन की माइनर डिटेल्स को एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप 3D क्वालिटी इमेजेस, बहुत ही हाई क्वालिटी के इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांटेजेस हैं उनमें से फर्स्ट एडवांटेज ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन microscope is 1000 times greater than optical microscope सेम इसी तरह आप जब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे तो आप लिखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is 1000 times greater as compared to optical microscope। ये तो आपके 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप we can observe minor details of object। और आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 3D images by electron microscope 3D images of high quality can be obtained।
सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ मेजरमेंट शो अ प्रिसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कैन दोज मेजरमेंट शो प्रिसाइज मोमेंटम ऑल्सो एक्सप्लेन। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करते हैं, तो क्या सेम डेटा से सेम सिचुएशन सेम टाइम में आप उसका मोमेंटम भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं? तो इसका आंसर छुपा हुआ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो एक टाइम में आप उसका एक ही वेरिएबल क्लियरली या एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर आप पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो मोमेंटम आप नहीं मेजर कर सकेंगे एक्यूरेटली, और अगर आप मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो पोजीशन एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बॉल को अगर आपने रिफ्लेक्टेड बॉल से या बाउंस बैक होने वाली बॉल से उसकी पोजीशन को लोकेट करना है, तो जब बॉल से आप उसे हिट करेंगे तो बॉल हिट करके जब वापस आएगी तो जो रुका हुआ बॉल था ऑब्वियसली पहले उसका मोमेंटम क्या था, 0 था, लेकिन जैसे ही उस बॉल ने उसको हिट किया तो उसके मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो जो बॉल बाउंस बैक हुआ है उससे पोजीशन तो आपको पता चल गई, लेकिन उसी मोमेंट पर उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया। सो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो उसकी पोजीशन अगर एक्यूरेटली आपने मेजर की विद द हेल्प ऑफ लाइट या विद द हेल्प ऑफ फोटोन, तो फोटोन के डेटा से आपको उसकी पोजीशन उस टाइम पे अगर एक्यूरेटली मिल रही है तो उसका मोमेंटम आपके पास एक्यूरेट नहीं होगा। इसी चीज को अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह देखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसमें आपके पास डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो अगर आप डेल्टा एक्स क्लियरली मेजर कर रहे हैं तो डेल्टा पी ऑब्वियसली उसमें उसकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप मोमेंटम क्लियरली मेजर कर रहे हैं या एक्यूरेट मेजर कर रहे हैं तो जो पोजीशन की अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इसका आंसर होगा नो। दोज मेजरमेंट will not show precise momentum। जब आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप यूज कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग uncertainty principle, delta x into delta p approximately h over 2 pi। अब इसमें आपके पास डेल्टा x और डेल्टा p क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने डेल्टा p एक्यूरेटली मेजर किया तो इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अगर आप इससे एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो मोमेंटम की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। सो इफ वी मेजर प्रिसाइज पोजीशन then uncertainty in
momentum will increase. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ पर चैप्टर 19 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।